मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आई स्पाइन। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट की वीडियो जिसने नहीं देखा है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो उसमें जाके देख सकते हैं। ऑल पार्ट्स आपको वहाँ पे दिखाई देंगे, जिसमें कि आप क्लास 6 से लेके 7, 8, 9 देन 10th के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। सो पार्ट नंबर 2 में हम लोग जानेंगे यहाँ पे पौधों के बारे में, श्वसन कि पौधे में श्वसन कैसे होता है। और जो लास्ट पार्ट था हमारा, दैट्स मीन फर्स्ट पार्ट, तो उसमें हमने जाना था कि आपका जो मनुष्य है, मनुष्य में श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। सो स्टार्ट कर देते हैं पौधों में श्वसन। आपको पता है कि पौधे गैसों का आदान प्रदान एक रंध्र द्वारा होता है, ठीक है। और जो O2 और CO2 गैस का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। आपको पता है रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो तब पेड़ पौधे की श्वसन की क्रिया का कारण CO2 गैस छोड़ती है। परंतु अगर दिन के समय में श्वसन में उत्पन्न जो भी CO2 का प्रकाश संश्लेषण का उपयोग कर ली जाती है, और आप इसमें देखेंगे कि जलीय जीवों में कैसे श्वसन होता है। आपको पता है कि जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन एक तरीके से उपयोग करते हैं। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल होता है। तो ये यहाँ आपको समझ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मछली का जो श्वसन अंग होता है वो गिल होता है। मनुष्य में श्वसन मतलब कि मनुष्य का श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा, फुसफुस, लंग्स हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ आपको समझ लेना है। सो अब हम यहाँ पे जानेंगे बहन के बारे में। आखिर बहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आपको ने कभी सोचा है? चलिए आज हम लोग जानते भी हैं। आपको पता है कि शरीर में विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन, जल, ग्लूकोज की निरंतर आवश्यकता तो होती रहती है। साथ ही कोशिकाओं के कार्य की फलस्वरूप क्या होते हैं, उत्पन्न जो भी विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर वो हमारी बॉडी में रहेंगे तो हम लोग क्या होते रहेंगे, बहुत बीमार पड़ते रहेंगे। तो इसीलिए जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी में उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा नीडेड हो जाता है। और इन दो प्रकार के कार्यों को संपादन के हेतु क्या किया जाता है, जीवों में परिवहन तंत्र विकसित किया जाता है। आपको पता है कि मानव में बहन कैसे होता है। शरीर में जो भी भोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन है, परिवहन का कार्य कौन करता है? रुधिर करता है। और रुधिर क्या है? रुधिर एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है रुधिर। और रक्त का जो अवयव होता है वो भी दो प्रकार का होता है। लाइक ऐसा आपका प्लाज्मा होता है, नंबर 1 पे रक्त कोशिकाएं होती हैं। तो आपके मन में अभी क्वेश्चन पुटअप होगा कि आखिर प्लाज्मा किसे बोल रही है मैम। तो हम लोग जानेंगे प्लाज्मा के बारे में भी काफ़ी अच्छे से। आइए जान लेते हैं। पहले आपको पता है कि प्लाज्मा के बारे में, मतलब ये रक्त का एक तरल भाग होता है जिसमें जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरीके से डूबी रहती है। मतलब रक्त में आपका 55% प्लाज्मा भाग होता है। और अगर रक्त में जो भी मौजूद जो भी कोशिकाएं हैं उसको हम रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं को हम शॉर्टकट में RBC बोलते हैं, श्वेत को हम WBC बोलते हैं। एक पट्टी काणु होता है, ठीक है, जिसे हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्लेटलेट्स काफ़ी अच्छे लोगों को पता रहता है कि डेंगू चल रहा है, आपको पता है, तो आप लोगों को भी इस टाइम केयरफुल रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेंगू चल रहा है और काफ़ी क्या हो रहा है कि सडनली बंदे को फीवर आ रहा है और अचानक से प्लेट कम होती जा रही हैं। तो इसीलिए आप लोगों को केयरफुल रहना है, काफ़ी अच्छे से अपनी फैमिली का और अपना ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। और आपको पता है कि पट्टी काणु हम इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। रक्त में जो 45% भाग होता है वो रक्त कोशिकाओं का होता है। विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाने का कार्य रक्त द्वारा किया जाता है। साथ ही कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली जो भी नाइट्रोजनी, मतलब जो भी जो पदार्थ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करती है। और जो लवण और हार्मोन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों का जो भी परिवहन है वो रक्त द्वारा किया जाता है। ये यहाँ आपको समझ लेना है, ठीक है। आपको पता है कि हमारे शरीर में रक्त की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए शरीर में एक पंप की आवश्यकता होती है। और वो पंप क्या होता है? वो पंप जो होता है एक हृदय, मतलब हृदय एक पंप की तरह ही कार्य करता है।
जो विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने और ले आने के लिए एक नालियों का एक विस्तृत तंत्र होता है। अर्थात जो भी हमारे शरीर में रक्त नलिकाएं होती हैं वो इसके अंदर ही, नालियों के अंदर ही प्रवाहित होती हैं। रक्त नालियों को रुधिर वाहिका हम कहते हैं नहीं कहते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पता रहना चाहिए। जो रुधिर कोशिकाएं होती हैं वो भी आपका कितने टाइप्स की होती हैं कि धमनी होती है, शिरा होती है, तो ये यहाँ आपको समझ लेना है धमनी शिरा के बारे में। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में कि धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है, आइए जानते हैं। आपको पता है कि धमनी मतलब हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने के लिए रक्त नलिका को हम लोग धमनी बोलते हैं। और जो शिरा होती है इसका जैसे उसमें क्या होता है कि विभिन्न अंगों से क्या होता है कि हृदय तक रक्त को पहुंचाने वाली जो नलिका होती है उसे हम लोग शिरा बोलते हैं। और जो हमारा पंप होता है हृदय, ठीक है, आपने हृदय के बारे में सुना हुआ है, काफ़ी अच्छे से सुना होगा, बहुत ही अच्छे से जानते भी होंगे आप लोग। आपको पता है कि हृदय एक पेशी अंग होता है और ये हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। और ये हृदय के दो होते हैं, वो 4 कोष्ठ इसमें होते हैं मोस्टली। एक होता है आपका वाया अनिल और एक होता है दाया, मतलब हम बोल सकते हैं कि बायानिंद बायानिलय, दयानिल बायानिलय, ठीक है, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। और पक्षी और स्तनधारी मतलब जो भी जंतु का हृदय है वो 4 कोष्ठ होते हैं। जैसे जल स्तर चर या फिर बहुत जैसे जीवा वो होता है ना जंतु, तो वो 3 कोष्ठीय हृदय होता है उनका। और मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। अगर हम लोग रक्त दाब के बारे में बात करें यहाँ पे, तो उसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे। तो आपको पता है कि आखिर रक्तदाब होता क्या है। रुधिर द्वारा रुधिर वाहिकाएं मतलब जो भित्ति विरुद्ध जब दाब होने लगता है तो उसे हम लोग रक्तदाब बोलते हैं। ये तब दाब क्या होता है कि शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। और निलय प्रकुंचन द्वारा धमनी के अंदर क्या होता है, रुधिर का दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है। कौन सा दाब कहलाता है, प्रकुंचन दाब कहलाता है। आपको पता है कि निलय एक तरीके से उसके दौरान धमनी के अंदर रुधिर का दाब अनुस्थलीन दाब कहलाता है। और जो सामान्य प्रचलन दाब होता है तो वो किस प्रकार से होता है, कितना होता है, जैसे कि 120 mm पारा होता है, ठीक है। सामान्य अनुस्थलीन पारा कितना होता है, मतलब 80 mm पारा होता है। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे उसे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो साथ ही हम लोग यहाँ पे पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि धमनियों के आंतरिक व्यास को कम होने के कारण क्या होता है, रक्त का प्रवाह प्रतिरोध बढ़ जाता है और बीमारी की अति तनाव मतलब तनाव वाली डिप्रेशन में आ जाता है, तो वो बीमारी बनने लगती है। और इससे मस्तिष्क की जो नाजुक रक्त कलिकाएँ हैं, वाहिकाएँ हैं, वो फट सकती है और तंत्रिका रक्तस्राव से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, जिसके पार्ट नंबर 3 जो होगा उसका फर्स्ट टॉपिक होगा प्लेटलेट्स द्वारा अनुक्रक्षण। तो ये यहाँ पे आपको जो भी मैंने आज को बताया है आज आपको, तो उसको आप काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे उससे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं। और अपनी सेहत का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए। और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।